हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोगों से वादा किया था कि लाइव होंगे, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आवाज़ रुक रुक के जा रही थी, जिससे हम लोग लाइव टेस्ट नहीं कर पाए हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ऑफलाइन जो ये टेस्ट पेपर नंबर 10 है, इसका आप लोगों को वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो राजनीति शास्त्र का 65 होगा और टेस्ट पेपर नंबर 10। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 65, जिसमें हमारा टेस्ट पेपर नंबर 10 होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग लाइव नहीं हो पाए, इसके लिए सॉरी, बहुत 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 सॉरी। चलिए ऑफलाइन में भी देख लीजिएगा आप लोग वीडियो को। तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है और आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। कई दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ पर्सनली कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा वीडियो। तो आइए चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राल का न्याय का सिद्धांत तत्व। ठीक है, राल का न्याय का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, जो तत्व है उसका, न्याय का, रॉल्स का, इन चारों में से कौन सा है, यही आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। लगेगा कि इस तरह के इतने डिफ़िकल्ट प्रश्न, इतना डीप प्रश्न पूछेगा, तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा। ठीक है, क्योंकि आप कंपटीशन जानते हैं कि बहुत हाई लेवल का हो चुका है। तो इस तरह के प्रश्नों को भी हम लोग देख लेंगे तो बेटर होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, कांटवादी। ठीक है, जो राल्स का न्याय का सिद्धांत का जो तत्व है वो कांटवादी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। फ्रेंड्स, इसमें हो सकता है कि आप लोगों को प्रश्न जो क्रम है उसका प्रश्नों का 1 2 3 ये हो सकता है आगे पीछे हो, कोई पहले 2 मिल जाएगा, कोई 4 पहले मिल जाएगा। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 2 के बाद 4 आ गया या 4 के बाद 3 आ गया। तो ऐसे कोई बात नहीं, हमको प्रश्न से मतलब है, तो हम आप प्रश्न को देखते चलेंगे। तो देखिए, इसमें 2 नंबर का प्रश्न जो है वो कह रहा है, न्याय के प्रति मार्क्सवादी दृष्टि क्षेत्र की आधारभूत धारणा क्या है। तो फिर जो न्याय के प्रति मार्क्सवादी दृष्टि की जो आधारभूत धारणा है, इनमें से आपको बताना है इन चारों में से। तो जो हमारा राइट आंसर होगा इसमें, मार्क्सवादियों के अनुसार हमारी जो आधारभूत धारणा होती है, तो हमारा जो आवश्यकता होता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो न्याय के प्रति जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण की जो धारणा होती है आधारभूत, यही होती है हमारी आवश्यकता। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आवश्यकता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, राज्य की जैव संकल्पना निम्न से किससे संबंधित है। राज्य की जैव संकल्पना आपको बताना है कि इन चारों में से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये आपके अरस्तु महोदय से संबंधित है। किससे? जो राज्य की जो जैव संकल्पना है, ये आपके अरस्तु महोदय से संबंधित है। अरस्तु ने क्या कहा था कि मनुष्य क्या है, एक राजनीतिक प्राणी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अरस्तु। अगले प्रश्न तब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 4। ठीक है, इसलिए मैं प्रश्न नंबरों को थोड़ा सा बोलने में समय ले रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, इसलिए। तो देखिए 4 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कार्ल मार्क्स का नहीं है। आपके पास 4 कथन है, इन चारों कथनों में से आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कार्ल मार्क्स का नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो आपका ऑप्शन सी कह रहा है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का शीर्ष चरण है, ये कार्ल मार्क्स का नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का शीर्ष चरण है। ठीक है, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, ये धारणा किसकी, ये तो कार्ल मार्क्स की नहीं, लेकिन है किसकी, तो ये हमारे लेनिन महोदय की। किसकी है? लेनिन महोदय की। तो ये भी पूछ देगा कि किसकी है। तो हमारा ऑप्शन जो सी कह रहा है कि किसकी नहीं है, तो ये हमारे लेनिन की है। ठीक है, लेकिन कार्ल मार्क्स की नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 5। 5 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है, बहुदलीय व्यवस्था की तुलना में द्विदलीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न है। बहुदलीय व्यवस्था की तुलना में जो द्विदलीय व्यवस्था होती है, उसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या होगा इन चारों में से। तो फ्रेंड्स, इसका जो महत्वपूर्ण लाभ होता है, जो द्विदलीय व्यवस्था होती है, उसमें जो व्यवस्था होती है, स्थिर सरकार उसमें रहती है। क्या होती है? स्थिर सरकार रहती है, जैसे कि आपकी अमेरिका हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यह व्यवस्था
स्थिर सरकार देती है। ठीक है, क्या होगा, यह व्यवस्था स्थिर सरकार देती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 कह रहा है कि जो सिद्धांतकार राज्यों को संघों का संघ मानते हैं उन्हें, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उन्हें देखिए क्या कहा जाता है, जो राज्यों को संघों का संघ मानते हैं, तो ऐसे जो सिद्धांत होते हैं उन्हें कहा जाता है बहुलवादी। ठीक है, बहुलवादी मतलब उसमें कई हमारे संघ हों, ठीक है, बहुत से ज़्यादा, तो वे हमारे बहुलवादी कहे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये तो इसे आप अपने माइंड से सोच भी सकते हैं, तो भी इसका आंसर आप लगा सकते हैं यदि आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और दोस्तों को भी अपने शेयर कर दीजिएगा जो लोग TSTPC GRC की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स जैसा कि उम्मीद जताया जा रहा है बहुत जल्द ही हो सकता है TSTPC का फॉर्म आ जाए, उम्मीद हम भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में राजनीतिक दल, ठीक है, तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में जो राजनीतिक दल थे किस तरह के थे। तो फ्रेंड्स वे व्यक्तिगत प्रधान संगठन है। ठीक है, क्या व्यक्तिगत, जो तृतीय विश्व के अधिकांश देश, तृतीय विश्व के जो अधिकांश देश की बात हो रही है फ्रेंड्स, देशों में क्या है, राजनीतिक दल क्या है, व्यक्तिगत प्रधान संगठन है। तो यानी कि क्या होते हैं, पर्सनालिटी ओरिएंटेड। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत प्रधान संगठन है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने संप्रभुता की संकल्पना निरूपित की। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न कई बार आप लोग कर चुके होंगे, तो इससे प्रश्नों को देखते ही आप मार देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा बोधा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बोधा। संप्रभुता की बात आएगी तो बोधा हमारे सर्वप्रथम हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन, बोधा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर का प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 देखिए कह रहा है, बहुलवादी सिद्धांत शक्ति यानी कि पावर को मानता है। जो बहुलवादी सिद्धांत होता है वह शक्ति को किस तरह से मानता है। तो फ्रेंड्स बहुलवादी जो होते हैं संबंध, ठीक है, वह संबंध को क्या कहते हैं, शक्ति के रूप में मानते हैं। तो ऑप्शन जो सी हमारा कह रहा है संबंधात्मक रूप में, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। ठीक है, रिलेशनल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी होगा, नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के। ठीक है, नीतिगत निर्णयों को पूरा देख लेते हैं। नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना, ये क्या है, दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य होता है। यानी उसका पहला उद्देश्य दबाव समूह का होता है कि जो अपनी नीतियों के लिए, ठीक है, उनके निर्णयों को क्या करते हैं, प्रभावित करने के लिए सरकार पे वे दबाव डालते हैं, इस तरह से यह काम होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर का प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में सम्मिलित नहीं है। 11 नंबर का प्रश्न, तो आपको बताना है कि कौन सा राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में इन चारों में से सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन डी है आपका, योग्यता की खोज। ठीक है, योग्यता की खोज ये आपके जो है राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में क्या है, शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, योग्यता की खोज, द सर्च ऑफ क्वालिटी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, सामाजिक जनतंत्र निम्नलिखित में से किसमें संतुलन स्थापित करने का समर्थन करता है। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि जो सामाजिक जनतंत्र होता है इन चारों में से किसमें संतुलन स्थापित करने का समर्थन करता है। तो फ्रेंड्स वह के जो ऑप्शन सी दिया है, व्यक्तिक अधिकार और सामाजिक कल्याण के मध्य क्या करता है, संतुलन स्थापित करने का समर्थन करता है। कौन, आपका जो सामाजिक जनतंत्र होता है फ्रेंड्स, कौन, सामाजिक जनतंत्र। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक कल्याण के मध्य। ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, आधुनिक विचार जिसने जनतंत्र को बृहत एवं जटिल समाजों के लिए व्यवहार्य बनाया वह है। प्रश्न देखिए कह रहा है कि आधुनिक विचार जिसने जनतंत्र को बृहत
एवं जटिल समाजों के लिए व्यवहार्य बनाया हुआ है वह क्या है? तो वह फ्रेंड्स आपका प्रतिनिधित्व कहलाता है। क्या है? प्रतिनिधित्व कहलाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए। ऐसे प्रश्नों को आपको बहुत रटने की ज़रूरत नहीं, ऐसे प्रश्न तो आप अपने कॉन्सेप्ट पे भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है राजनीतिक यथार्थवाद निम्नलिखित में से किसकी स्वायत्तता का समर्थन करता है? तो फ्रेंड्स, जो राजनीतिक यथार्थवादी होते हैं, इन चारों में से किसकी स्वायत्तता का समर्थन करते हैं, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये राजनीतिक क्षेत्र का समर्थन करते हैं। किसकी? राजनीतिक क्षेत्र की। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 नंबर का प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि निर्वाचन की थकान पद का अर्थ है। एक शब्द है, शब्द देखिए क्या है कि निर्वाचन की थकान। ठीक है, इसका अर्थ आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो अर्थ होता है वह होता है कि बार बार होने वाले निर्वाचन के कारण जनता की उदासीनता, यानी कि जो बार बार निर्वाचन होते हैं उसमें जनता क्या होती है? उदासीन होती है, पूर्ण रूप से कार्यशील नहीं रहती है। ठीक है, उसके प्रति यही क्या होता है? निर्वाचन की थकान कहा जाता है इसी को। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें जो डी है यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बार बार होने वाले निर्वाचन के कारण जनता की उदासीनता। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 17 नंबर का प्रश्न देखिए क्या रहा है निम्नलिखित में से नव यथार्थवाद, ठीक है, के सिद्धांत का अग्रणी, ठीक है, अग्रणी कौन है? नव यथार्थवाद जो सिद्धांत है उसके अग्रणी कौन है? तो यही आपको बताना है। तो इसके जो अग्रणी माने जाते हैं हमारे केनेथ वाल्टज महोदय माने जाते हैं। कौन? केनेथ वाल्टज। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें, केनेथ वाल्टज। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 18 करके सेलिंग के मिश्रित उद्देश्य खेल की संकल्पना से पूर्णतया कौन से दृष्टिकोण निहित हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। सेलिंग के मिश्रित उद्देश्य खेल की संकल्पना से पूर्णतया कौन से दृष्टिकोण निहित हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी होगा, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। ठीक है, जो हमारी सेलिंग के मिश्रित उद्देश्य के खेल की संकल्पना होती है वह किस प्रकार से होती है? मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस आधार पर सहिष्णुता के उदारवादी विचार की आलोचना की गई है? बहुत अच्छा प्रश्न, 20 नंबर का प्रश्न। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी होगा, नैतिक सापेक्षवाद। ठीक है, इन चारों में से आपको यही बताना था कि किस आधार पर सहिष्णुता के उदारवादी विचार की आलोचना की गई है। तो आलोचना किस आधार पर की गई है फ्रेंड्स? तो आलोचना आपके नैतिक सापेक्षवाद के अनुरूप। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर का प्रश्न नंबर 21 कह रहा है नागरिक समाज की संकल्पना की उत्पत्ति हुई। जो नागरिक समाज है कि उसकी संकल्पना जो थी किस रूप में उसकी उत्पत्ति हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी नागरिक समाज की जो संकल्पना की, तो वे जो धर्म था उसमें क्या था? सुधार करने के लिए नागरिक समाज की संकल्पना की उत्पत्ति की गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, धर्म सुधार। ठीक है, क्या होगा हमारा? धर्म सुधार, यानी कि अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? द रिफॉर्मेशन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है परिवार के व्यक्तिगत क्षेत्र और राजनीतिक के सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर निम्नलिखित विचारधाराओं में से किसके लिए प्रमुख है? प्रश्न नंबर 22। ये प्रश्न नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए होगा, एथेंस ग्रीक का दर्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? नॉर्मल सा प्रश्न था, ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसको डीप में नहीं समझना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 23 कह रहा है संसदीय क्रियाविधि के अनुसार गिलोटीन का अर्थ है कि लोकसभा अध्यक्ष। पॉलिटिक्स संबंधी आएगा प्रश्न। संसदीय क्रियाविधि के अनुसार गिलोटीन का अर्थ है कि लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा?
गेस करिए। तो इसका राइट आंसर हमारा पहला ही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, जारी कार्य को रोक कर विषय को मतदान के लिए रखता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 24 नंबर का प्रश्न। तो देख लेते हैं 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 24 देखिए कह रहा है, भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से संबंधित हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो देखते हैं। तो पहला क्या दिया है आपका फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, इसमें केवल आपको इस तरह से आपको देख लेना है। तो देखते हैं ऑप्शन। देखिए, एक दिया है अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य के अधिकार का संरक्षण। दूसरा दिया है अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तीसरा दिया है अनुच्छेद 15 विभेद का प्रतिषेध। और चौथा जो है ये आपका दिया है अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या कहा है कि मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से संबंधित है। जो 19 हमारा दिया अनुच्छेद ये अधिकार का संरक्षण करता है, तो ये क्यों नागरिकों से संबंधित है, ये राइट है। ये दूसरा हमारा राइट नहीं होगा। ठीक है, ये नागरिकों से केवल संबंधित नहीं है। और हमारा तीसरा देखिए क्या दिया है अनुच्छेद 15। ठीक है, अनुच्छेद 15 इसमें क्या दिया है विभेद का प्रतिषेध, तो ये भी हमारा नागरिकों से संबंधित है। चौथा दिया अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, ये भी हमारा नागरिकों से संबंधित है। यानी कि पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा ये जिस ऑप्शन में होगा फ्रेंड्स उसे आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये केवल प्रैक्टिस के लिए है। आपके एग्ज़ाम में यदि इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपका जो अनुच्छेद 21 दिया रहेगा जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसको हटा के बाकी आप तीन को आप जो मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से संबंधित है इसे आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये 1 3 4। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स उसमें ऑप्शन दिया है, उसका ऑप्शन नीचे था। देख लेते हैं 1 3 4 किस में हमारा है, तो ऑप्शन सी में है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी में है 1 3 4, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 कूट संबंधी फ्रेंड्स है, थोड़ा सा आप लोग जूम कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह। बहुत अच्छा प्रश्न है और समझने लायक प्रश्न है। यहीं पे हम लोग गलती कर जाते हैं क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण गलतियां होती हैं कभी कभी। तो आइए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या करेगा। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, बिल्कुल अपनी नागरिकता खो देगा, ये तो सही है, पहला हमारा सही हो गया। दूसरा स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो ये भी किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, ये भी सरकार की आलोचना करता है। यानी कि हमारे 1 2 3 1 2 3 तो हमारे ऑप्शन देखिए किस में दिया है 1 2 3, ये तीनों ही हमारे क्या है। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति काम करता है तो अपनी नागरिकता खो देगा, लेकिन सरकार की आलोचना करना, आप अपनी नागरिकता नहीं खो सकते हैं, ये तो आपका अधिकार है। तो ऑप्शन देखिए किस में दिया है 1 2 3, ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, 1 2 3। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर का प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के संबंध में सही नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो होगा कि अनुच्छेद 32 से संबंधित नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो अनुच्छेद 32 है वह क्या है, वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। ठीक है, अनुच्छेद जो 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। बहुत ही वेरी मोस्ट ये प्रश्न अनुच्छेद हो जाता है क्योंकि इसी अधिकार को क्या कहा गया है, ठीक है, संविधान की आत्मा भी कहा गया है। किसे, अनुच्छेद 32 को जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 26 में हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला देखिए दिया है यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपाय प्रदान करता है, तो सही है, ये तो सही है। दूसरा दिया है बी, यह मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है, ये भी सही है। तीसरा दिया अनुच्छेद 32 के तहत देरी के आधार पर उच्चतम न्यायालय किसी रीट याचिका को अस्वीकार नहीं करता, ये भी सही है। डी दिया है अनुच्छेद 32 के तहत सुरक्षा साधारण कानून के लागू होने पर भी होती है जिसका मौलिक अधिकारों से कोई संबंध नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 32 में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, क्या पूछा था, सही नहीं, तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 28 नंबर का प्रश्न नंबर 28 देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप में बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। कई बार आप लोग इसे किए होंगे, प्रश्न को थोड़ा सा उसमें कुछ नए शब्द डाल दिए हैं और थोड़ा सा इधर उधर घुमा दिया है। इसका आंसर तो आप लोग एकदम प्रश्न को पढ़ते ही मार देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। अंग्रेजी में भी कभी पूछता है तो अंग्रेजी में आपको क्या होगा, हैबियस कार्पस, ठीक है। यदि बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं रहेगा तो हैबियस कार्पस लिखा मिलेगा, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। यानी कि आपको इन चारों में से आपको ये देखना है कि जो संविधान के अनुसार इसमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। 29 नंबर का प्रश्न, तो देखिए एक क्या कह रहा है कि राष्ट्रध्वज का सम्मान करना ये मौलिक कर्तव्य है। दूसरा, राष्ट्र की प्रतिरक्षा करना ये भी आपका मौलिक कर्तव्य हमारा होता है। सी कह रहा है अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। डी कह रहा है ग्राम व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। ये हमारा एक सामाजिक कर्तव्य कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो डी है यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध रखती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 31 नंबर का प्रश्न, तो 31 नंबर के प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सी अनुसूची के क्या पूछा, 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जनजाति, ठीक है, जनजातियों की बात हो रही है। तो देखिए कौन से हमारे स्टेट आएंगे, तो इसमें देखिए हमारा असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, मिजोरम। तो ये तो हमारे पहले ही आ गए, ऑप्शन ए में ही हो गए, तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार। देखिए फ्रेंड्स, टीजीटी और जूनियर एडेड की जो वैकेंसी है इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। प्रश्न बुक तो आपको उतना ही पढ़ना है, लेकिन टीजीटी और पीएचडी जीआरसी के लिए आपको डीप पढ़ना है। जूनियर से ज़्यादा आपको पढ़ना होगा टीजीटी के लिए, टीजीटी से ज़्यादा आपको पढ़ना होगा आपको पीएचडी के लिए, पीएचडी से ज़्यादा आपको पढ़ना होगा जीआरसी के लिए। तो बुक तो आपको एक ही बुक पढ़ना है, आपको पॉलिटी पढ़ना है और आपको थिंकर पढ़ना है, लेकिन लेबल क्या होता है प्रश्न का वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो देखिए 36 नंबर का जो आंसर होगा हमारा कौन सा हो जाएगा 36 नंबर के प्रश्न का। तो प्रश्न नंबर 36 पहले देखिए क्या क्या रहा था कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। अच्छा ठीक है, तो किस प्रकार का अधिकार है संस्थाएं और संघ बनाने का, ये तो ये देखिए होता है केवल नागरिकों के लिए एक गारंटीड क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, ठीक है। उन्हें ये गारंटीड एक अधिकार होता है स्वतंत्रता कि आप क्या कहते हैं संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार, ठीक है, ये अधिकार होता है किस प्रकार का, गारंटीड स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38 नंबर देखिए कूट संबंधी प्रश्न है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए। बहुत ही अच्छा प्रश्न। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था, लेकिन जब लागू हुआ था तो कुछ उसमें जो चीज़ें थी जिन्हें लागू कर दिया गया था और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि कब लागू की गई थी, तो ये आपको 1950 में लागू किया गया था, जो 26 जनवरी, ठीक है। तो देखते हैं 26 नवंबर 1949 को इन चारों में से क्या क्या लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 38, तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका है नागरिकता ये लागू हुआ था और निर्वाचन ये भी लागू हुआ था और अस्थाई संसद, ठीक है, ये भी लागू हुआ था। और मौलिक अधिकार आपका ये बाद में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो हमारा 1 2 3 यानी कि 1 2 3, तो ऑप्शन बी में हमारा है 1 2 और 3, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 41 नंबर का प्रश्न, ये भी कूट संबंधी प्रश्न है। प्रश्न देखिए कह रहा है कि संसद में बजट के पारित होने के विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है।
संसद में यदि कोई बजट पारित होता है तो इन चारों में से सही अनुक्रम क्या है, सही उसका क्रम आपको बताना है। प्रश्न नंबर 41। तो आपके पास 4 कूट दिए हैं, इसका आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या आता है, तो सबसे पहले बजट की प्रस्तुति होती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, विभागीय समितियां द्वारा जांच होती है। तो यानी जो भी बजट आता है उसे प्रस्तुत किया जाता है, और जो बजट हर एक जो विभाग होता है उससे क्या होती है, उस बजट की जांच की जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो विनियोग विधेयक होता है वह क्या होता है, पारित होना है, ठीक है, होना है। ये काम होता है। फिर इसके बाद हमारा जो होता है आपका वित्तीय विधेयक का पारित होना है। फिर इसके बाद क्या होता है, जो वित्तीय विधेयक होता है यह पारित हो जाता है हमारा। यानी कि देखिए पहले क्या आया हमारा, 1 नंबर आया बजट की प्रस्तुति, फिर दूसरा हमारा आया विभागीय समितियों द्वारा उसकी जांच होगी, यानी कि 1 2 हमारा हो गया। फिर इसके बाद विनियोग विधेयक का पारित होना, यानी कि 1 2 4, इसके बाद 3, 1 2 4 3। तो देखते हैं ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए में हमारा दिया है 1 2 4 3, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 44 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। अब प्रश्न नंबर 44 थोड़ा सा डीप प्रश्न है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां निवारण अधिनियम टाड़ा, ये तो है, ठीक है, नहीं की बात किया है, ये है ऑप्शन ए तो है। बी कह रहा है कि आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा, ये भी है। सी कह रहा है कि विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम काफे पोषा, तो ये भी है। और डी क्या है, विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा, हाँ ये नहीं है, ठीक है, ये अधिनियम, ठीक है, क्या है, निवारक निरोध अधिनियम नहीं है, ठीक है, नहीं की बात किया था, इसलिए हम चारों ऑप्शनों को देखें हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 45 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका क्या पूछा है कि सही मिलान किया गया है। देखिए एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ठीक है, एडीएम जो जबलपुर केस था उसमें क्या हुआ था, आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, तो ये तो एकदम करेक्ट है, ये एकदम करेक्ट है, तो हमारा ये तो करेक्ट हो गया। तो ये तो कूट संबंधी है नहीं, तो एक ही हमारा सही ऑप्शन होगा, तो ए ही हमारा ऑप्शन सही होगा। आँख मूंद के जो पहला ही सही हो गया तो उसको मार के आगे बढ़िए, आपके पास समय नहीं है कि सारे ऑप्शन को पढ़ें, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में प्रश्नों को क्या करें, पढ़ने का और हल करने का तरीका आपके पास होना चाहिए कि सारे प्रश्नों को न पढ़ें। अगर पहला ही पूछ दिया है कि कौन सा है या नहीं है, पहला ही अगर वो आपका आंसर सही हो रहा है तो इसके बाद आगे बढ़ जाइए, ठीक। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है। आज़ादी का हक, समानता का हक, संपत्ति का हक या शिक्षा का हक, इनमें चारों में से क्या रोका जा सकता है निवारक निरोध अधिनियम के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसके द्वारा आपका जो आज़ादी का हक होता है उसे रोका जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 47 देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसी विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। चारों में से किसी विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं इससे विशेष बहुमत के द्वारा क्या करते हैं, क्या किया जा सकता है, इसमें बदलाव किया जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, किसमें, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, ठीक है, किसके द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा संसद में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 48 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि यदि सरकार द्वारा राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है। प्रश्न देखिए समझ लीजिए, प्रश्न कह रहा है कि यदि सरकार द्वारा जो राज्य के नीति निदेशक क्या है सिद्धांत है
यदि उसे राज्य में लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक इन चारों में से किसके पास जाएगा। चार चीज़ दिए गए हैं, यदि आपके पे लागू किया जाए तो आप कहाँ जाएंगे। यदि आपके स्टेट में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बनाए गए हैं वे लागू नहीं होते हैं तो आप किसके पास जाएंगे। उच्च न्यायालय के पास, उच्चतम न्यायालय के पास, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास, या इनमें से किसी के पास नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप किसके पास जाएंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो आप किसी के भी पास नहीं जाएंगे, ठीक है। आप किसी के पास भी नहीं जा सकते, उच्च न्यायालय के पास भी नहीं जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के भी पास नहीं जा सकते हैं, और राष्ट्रीय मानवाधिकार के पास भी नहीं जा सकते हैं। क्यों? देखिए कारण क्या है। यदि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं कर पाता है तो व्यक्ति इसके उपचार हेतु कहीं नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये केवल संवैधानिक लक्ष्य है तथा न्यायालयों द्वारा परिवर्तन नहीं है, ठीक है। ये क्या है? संवैधानिक एक लक्ष्य है, इसमें न्यायालय के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न था फ्रेंड्स, कन्फ्यूजन भरा। अक्सर लोग ऑप्शन पे जाएंगे उच्चतम न्यायालय, लेकिन कहीं भी नहीं, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों को भी आप हल करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 49 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है, छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 49, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति किस प्रकार के वीटो का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। संसद द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं उस पर जो राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग कर सकता है। वीटो एक प्रकार की शक्ति होती है, ताकत होती है, ठीक है। तो किस प्रकार का प्रयोग कर सकता है वीटो, तो आप लोग गेस करिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन दिया है, सीमित वीटो, निलंबन स्थगन वीटो, जेबी वीटो, इन सभी का प्रयोग कर सकता है वो, ठीक है। किसका? सीमित वीटो, निलंबन या स्थगन वीटो और जेबी वीटो, सभी का, तीनों का ही। तो ऑप्शन जो डी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 51 नंबर का प्रश्न करें, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। बहुत छोटा सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को आप देर तक पढ़ें, बहुत आपके लिए बड़ी बात हो जाएगी। ये आपके लिए एकदम इजी होना चाहिए, पढ़ते ही तुरंत इसका आंसर आप लोग मार दें, ठीक है। तो किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं, तो राष्ट्रपति, आप सभी लोगों को पता है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, उसके समक्ष ये क्या करते हैं, अब राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखिए, 52 नंबर का प्रश्न नंबर 52, इसमें आपको 5 ऑप्शन दे दिए गए हैं कन्फ्यूजन के लिए केवल, ठीक है। कभी कभी हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन आपको 5 ऑप्शन आपके परीक्षा में नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुकलेट में आपके 4 ही गोली मिलेंगे भरने के लिए, तो लेकिन आपको कन्फ्यूज़न के लिए दिया है, आपको समझने के लिए, तो आप इससे ज़रूर से चेक करिए, ठीक है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न, जो भारत का महान्यायवादी होता है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, यह संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके जो बैठकें होती हैं उसमें भाग लेने का इसका अधिकार होता है, ठीक है। यह संसद के सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसकी बैठकों में भाग लेने का इसे अधिकार होता है, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा था, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 52। तो फ्रेंड्स, जो भारत के महान्यायवादी होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इजी प्रश्न था, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 53 नंबर का प्रश्न कह रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है। अब उपराष्ट्रपति की बात आ गई फ्रेंड्स, तो यह सदन के दोनों जो क्या होते हैं, सदन में जो दोनों सदन के जो दोनों सदनों के सदस्य होते हैं उनके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 54 नंबर का प्रश्न आपका ये अब दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। आपके पास 3 कथन दिए हैं, इस पर आपको विचार करना है। पहला आपका राष्ट्रपति है, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा राज्यसभा के सभी सदस्य। अब देखिए इसके बारे में क्या कहा गया है, उपयुक्त में से कौन सा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय
मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको ये बताना है कि कौन सा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियम अनुसार ये चुने जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये पहला हमारा जो राष्ट्रपति हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार गुप्त मतदान के अनुसार इनका चुनाव होता है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 55 के तहत। उपराष्ट्रपति के ठीक सेम इसी तरह से होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सभी सदस्य इस तरह से नहीं चुने जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये जनता द्वारा चुनकर जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन कुछ जनता के द्वारा चुने जाते हैं और कुछ राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो हमारा देखिए इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? पहला और दूसरा देखिए किस में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, पहला और दूसरा, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 55 नंबर का प्रश्न कह रहा है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन था? ठीक है, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, यानी प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऐसे कौन स्पीकर हैं जिनके खिलाफ सबसे पहले स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ठीक है, वही आपको बताना है। 55 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे हमारे जीवी मावलंकर महोदय थे। कौन? जीवी मावलंकर। ठीक है, ये प्रथम हमारे लोकसभा के क्या थे? स्पीकर थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये भी प्रश्न पूछ देता है कभी कभी, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर है। ठीक है, यदि यूपी की बात आ जाएगी तो आप किसके करेंगे? यूपी का आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने कई बार बताया भी है, तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि यूपी, ठीक है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। लोकसभा का तो हमारे जीवी मावलंकर होंगे। ठीक है, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर का प्रश्न नंबर 56 देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? इन चारों में से आपको बताना है कि लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है। देखिए, एक तो होता है कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, और एक होता है कि उस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, यानी कि सभापतित्व होता है। तो देखिए बुलाता कौन है? तो बुलाते हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं। कौन? बुलाते हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, और अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, कौन? लोकसभा के स्पीकर। तो हमारे ऑप्शन बी में दिया है स्पीकर, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रपति दे देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति केवल आहूत करते हैं, बुलाते हैं। ठीक है, लेकिन अध्यक्षता हमारे स्पीकर महोदय करते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्पीकर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 57 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न, 57 नंबर का प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों की बात हो रही है, को भारत के किसी भाग में यदि संपूर्ण अथवा मतलब क्या किसी भाग में या पूरे भारत में लागू करने के लिए संसद कोई कानून बनाती है, किसके सहमति से बनाती है, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, यह किसी की भी सहमति नहीं लेगा। संसद जो होगा किसी की भी सहमति नहीं लेगा, किसी भी स्टेट का। यदि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात आएगी, कोई संधि को भारत में लागू करना है, तो वह किसी भी राज्य से वह क्या करेगा? सहमति नहीं लेगा, उसे वह लागू कर देगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है आपका? डी, बिना किसी राज्य की सहमति से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बिना किसी राज्य की सहमति से वह कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 58 नंबर का प्रश्न करा है, अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? जो अवित्तीय विधेयक होते हैं राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अवित्तीय जो विधेयक होता है राष्ट्रपति उसे एक बार केवल लौटा सकता है। ठीक है, कितनी बार? एक बार लौटा सकता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 59 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 59 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को संविधान में संशोधन द्वारा बदला जा सकता है, परंतु इस प्रकार का संशोधन, ठीक है, इस प्रकार का संशोधन क्या होना चाहिए? ठीक है,
तो देखिए जो इस प्रकार का संशोधन होता है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। लोकसभा व राज्यसभा के 2/3 बहुमत तथा उसके आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन से किया जाता है। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, और इसे आराम से चेक भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 60 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर स्थान प्रदान किए गए हैं। तो प्रश्न देखिए कह रहा है कि लोकसभा में जो राज्य होते हैं उन्हें किस प्रकार के आधार पर स्थान दिया गया है। लोकसभा की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होइएगा, राज्यसभा की मत आ जाइएगा, लोकसभा की यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स। तो जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को आधार पर स्थान रखा गया है, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को क्या किया गया? स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन जो हमारा बी है ये राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 61 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा नामक पुस्तक के लेखक, बहुत अच्छा प्रश्न है देखिए, कह रहा है जो एक पुस्तक है जिसका नाम है पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक के लेखक हमारे L.W. डूब हैं। कौन है? L.W. डूब। तो ऑप्शन बी जो दिया है हमारा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा L.W. डूब, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर का प्रश्न नंबर 62 देखिए कह रहा है अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित था। बहुत अच्छा प्रश्न है। अरस्तु सबसे ज़्यादा किस पुस्तक से प्रभावित था, यही आपको बताना है। प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 62 देखिए। तो अरस्तु जो सभी लोग जानते हैं कि अरस्तु जो वाल्टर लिपमैन की जो पुस्तक थी उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित था, ठीक है, इससे वाल्टर लिपमैन से। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वाल्टर लिपमैन। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 63 और ये आखिरी प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 63 देखिए कह रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में आई। जो परमाणु अप्रसार संधि थी ये कब आई थी फ्रेंड्स? तो यह आपकी 1970 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 1970 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी राइट इसका आंसर हो जाएगा 1970 में। देखिए फ्रेंड्स 1 जुलाई 1968 को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। और क्या हुआ था? उसी दिन अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ तथा 50, ठीक है, 50 देश से अधिक राष्ट्रों ने उस पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, सिग्नेचर किए थे। यह संधि 5 मार्च 1970 को लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? यदि एग्जैक्ट डेट पूछ दे तो 5 मार्च, ठीक है। कब? 5 मार्च हो जाएगा हमारा, 5 मार्च, जो कि अभी बीत चुका है हमारा, 5 मार्च 1970, ठीक है। यह संधि अस्तित्व में आई थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया था? हमारा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बता ही, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और कमेंट करके ज़रूर से आप लोग बताया करिए कि आप लोगों को यदि कोई टॉपिक है आप लोगों की डिमांड पे, तो उस टॉपिक पे मैं आप लोगों को उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं उसे आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। तो यदि कोई प्रश्न आप लोगों को लगा हो कि गलत है तो ज़रूर से कमेंट करिएगा ताकि मैं उसके बारे में स्पष्टीकरण दे सकूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।